हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 कवर करेंगे जो कि वाटर है यानी जल है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि यूपीएससी में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। वो इसी चैप्टर से है और कितना ईज़ी है, कितने ईज़ी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान दें तो। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए आपके सामने 2 क्वेश्चन होंगे, एक 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है और एक 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? लिखा है पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल यानी फ्रेश वाटर जो है बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। इस अलवण जल का सबसे अधिक भाग चार में से कौन सा? पहला क्वेश्चन ये है। एक क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन दूसरा जो है वो 2021 में आया था, आप पढ़िएगा। पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। दूसरा स्टेटमेंट है ध्रुवीय हिमच्छिद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल से अधिक है, भूजल की मात्रा से अधिक है। तो यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन पूछा गया है। अब इन दोनों क्वेश्चन को हम लास्ट में देखेंगे इसका आंसर क्या होगा, पहले इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि जो वाटर है, उस वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उस वाटर की जो परिसंचरण है यानी गतियाँ हैं वो क्या है उसके बारे में देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, फिर इसके लास्ट में जब चैप्टर हो जाएगा, फिर इसके हम आंसर यहाँ पर देखेंगे। देखिए, ये चैप्टर पढ़ने से पहले मतलब कि हम शुरू करें, उसमें क्या-क्या पढ़ना है उसको समझ लेते हैं। इसमें बेसिकली मैं 4 चीज़ों पे कवर कर 4 चीज़ों फ़ोकस करना है हमें। जैसे पहला है जल चक्र यानी वाटर साइकिल क्या होता है उसके बारे में। फिर दुनिया में अलग-अलग जगहों पर कुछ समुद्र हैं यानी कि ओशन है, कुछ नदियाँ हैं, कुछ सागर हैं, कुछ झीलें हैं, उनके बारे में डिस्कशन करना हमें। और तीसरी चीज़ है, ये जो जल का वितरण है मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर जो हमने पहला क्वेश्चन देखा, वो क्वेश्चन इसी तीसरे चैप्टर से ही ये जो तीसरा इसका टॉपिक है इसमें चैप्टर तो नहीं है, टॉपिक जो है उससे रिलेटेड है कि सबसे ज़्यादा जल कहाँ है, उसके बाद कहाँ है, फिर उसके बाद और जैसे नदियों में कितना जल पाया जाता है, वायुमंडल में जल कितना पाया जाता है, झीलों में जल कितना पाया जाता है, उसकी बात करेंगे। और लास्ट का जो टॉपिक होगा, वो लास्ट का टॉपिक होगा महासागरीय परिसंचरण मतलब कि जो महासागर होता है यानी ओशन में कौन-कौन से मूवमेंट होते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि झील होती है या तालाब होता है, झील और तालाब में पानी शांत होता है, लेकिन ओशन में ऐसा नहीं होता है। ओशन में पानी हमेशा कोई न कोई गति करता रहता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, यहाँ पर 3 चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें हम तरंग देखेंगे, इसमें हम ज्वार-भाटा देखेंगे, उसी में साथ में हम तरंग में ही सुनामी देख लेंगे और उसके साथ में हम जो समुद्री धाराएँ होती हैं, जलधाराएँ होती हैं, उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो चलिए पहला जो टॉपिक है इसका, जल चक्र उसको हम देखते हैं, उसके बाद में सारी चीज़ें हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर हम जल चक्र की बात करें, वाटर साइकिल की बात करें, तो इसका मतलब क्या है? अगर हम इस टर्म को ही ध्यान से देखें, यानी वाटर साइकिल, तो यहाँ पर बड़ी सिंपल सी बात है कि पानी कहाँ से आता है और कहाँ जाता है? क्या पानी ऐसा है जो कहीं बनता है? या हम ये कह सकते हैं कि जो पानी है क्या वो कभी खत्म हो जाएगा? तो देखिए, हमें एक बात पता है कि जो हमारी पृथ्वी है, उस पृथ्वी पर लगभग-लगभग 2 तिहाई भाग में 2/3 भाग में क्या है? जलीय क्षेत्र है, जल पाया जाता है, ठीक है? और 1 तिहाई भाग में जो है स्थल पाया जाता है। तो पानी इतना ज़्यादा है, जैसे हम जानते हैं कि लगभग-लगभग 71% पार्ट में जो जल है, लगभग 71 पार्ट के आस-पास में जल है। इतना ज़्यादा पानी है फिर भी वाटर क्राइसिस क्यों होती है? तो इसको समझने के लिए हम समझते हैं पहले इसका चक्र को समझते हैं, फिर समझेंगे आगे कि क्यों इतनी दिक्कत होती है। देखिए, वाटर साइकिल का मतलब पानी लगातार एक चक्र में रहता है। जैसे एग्ज़ाम्पल में यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, एक इमेज बनी हुई है यहाँ पर देख सकते हैं आप हैं कि ये इस तरीके से पानी कैसे साइकिल करता है। तो हम इसको ईज़ी वे में समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो सतह है, ये जो सतह है, सरफेस है, इस पर अलग-अलग प्रकार की वाटर बॉडीज़ हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं यहाँ पर हैं, यहीं पर मान लीजिए कहीं पर झील है, यहीं पर कहीं पर ओशन है, मतलब समुद्र है, यहीं पर हम देख सकते हैं कि जो नदियाँ हैं इस तरीके से, रिवर्स हैं और इसी सतह पर ही कई पेड़-पौधे भी हैं। यहाँ पर पेड़-पौधे मिलेंगे। तो होता क्या है कि जो ये बॉडीज़ हैं, इसमें जल होता है। यहाँ पर क्या होगा? वाटर होगा यानी जल होगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, तो पानी गैसियस स्टेट में आता है, मतलब कि वेपर में बदल जाता है। ये जो पानी है, जो वाटर है,
ये गैसेस स्टेट में चला जाता है। यानी कि ये जो वाटर है, पानी, ये किसमें चला जाता है ऊपर? यहाँ से वाष्प बन जाता है। यानी कि वाष्प बन जाता है। ये जो पेड़-पौधे होते हैं, ये भी वाष्पोत्सर्जन करते हैं। ये भी वाष्पोत्सर्जन करते हैं। वाष्पोत्सर्जन करते हैं। तो यहाँ पर जो जल से वाष्प बना मतलब गैसेस स्टेट यानी जो गैस बनी, इसको वाष्पीकरण बोलते हैं। तो क्या नाम देते हैं? वाष्पीकरण, वाष्पीकरण बोलते हैं। और जब वाष्प बनती है तो वाष्प भी कहाँ जाती है? हमारे वायुमंडल में जाकर के मिल जाती है। फिर जैसे-जैसे ऊपर जाती है, तो फिर इसका संघनन शुरू होता है और संघनन शुरू होने के बाद में फिर बादल बनते हैं, इस तरीके से। बादल बनेंगे यहाँ पर और बादल बनने के बाद में फिर बरसात हो जाएगी, यानी कि रेनफॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से। तो हम ये कह सकते हैं जो पानी था पहले गैसेस स्टेट में गया, गैसेस स्टेट में गया मतलब कि जब वाष्प बना, वाष्प से का जब कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन संघनन जिसको बोलते हैं, संघनन हुआ, तो फिर वाटर ड्रॉपलेट्स बन गई मतलब कि जल की बूंदें बन गई और वही जल की बूंदें बरसात के थ्रू यानी उसको बोलते हैं वर्षण बोलते हैं। वर्षण का मतलब ये होता है देखिए वर्षण की जब बात करते हैं, प्रेसिपिटेशन इसको बोलते हैं। तो वर्षण हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब 11th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। वर्षण में वर्षा भी आती है, रेनफॉल भी आती है, हेलफॉल भी आता है मतलब कि ओलावृष्टि होता है, ओलावृष्टि भी होती है या कोहरा या कुहासा भी होता है, ठीक है? हिमपात भी बोल सकते हैं यहाँ पर, हिमपात भी होता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि अब ये जो वर्षण हुआ, तो बरसात हुई, जब बरसात हुई तो पृथ्वी पर फिर से पानी मिल गया और वही पानी फिर वाष्पोत्सर्जन होगा, वाष्पीकरण होगा और उसके बाद में संघनन होगा, फिर पानी बचेगा। यही चक्र क्या कहलाता है? यही चक्र जो होता है, वो आपका जल चक्र कहलाता है। अब यहाँ पर सवाल बनता है कि जल चक्र में कौन-कौन से प्रोसेस आए, तीन कौन-कौन सी चीज़ें आई? तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ इसमें मैंने बताई आपको कि जल चक्र में क्या आया, तो सबसे पहले वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण हुआ, इवेपोरेशन हुआ और वाष्पीकरण के साथ-साथ में और क्या होता है पेड़ों से? वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन होता है। यही वाष्पीकरण से फिर क्या बनेगा? संघनन होता है और जब संघनन होता है तो उसके बाद में फिर उसी से वर्षण होता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि इसमें ये चीज़ें आती हैं यहाँ पर, ठीक? इसी को क्या बोलते हैं? इसी को जल चक्र बोलते हैं और इसी से लगातार पानी की सप्लाई होती रहती है, पानी की पूर्ति होती रहती है। तो हमारे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि वाटर साइकिल में कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं, वाष्पीकरण होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, संघनन होता है, उसके साथ में वर्षण भी होता है, ठीक है? अब हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। तो दूसरा टॉपिक यहाँ पर है कि विश्व के प्रमुख झीलें, समुद्र और नदियाँ। देखिए, पहली बात हमने आपको समझाई है इसमें कि जो दुनिया है, जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। हमने समझाया भी था। महासागर को याद करने की ट्रिक क्या होती है? तो इसके बारे में हम आपसे बात करते हैं कि महासागर कौन-कौन से हैं। देखिए, महासागर की जब बात करेंगे, ओशन की जब बात करते हैं, तो 5 महासागर हैं। महासागर कितने हैं टोटल? 5 हैं और मैंने बताया था इसकी ट्रिक क्या याद करके पैसा। पैसा मतलब कि पहला प्रशांत महासागर, पैसिफिक, दूसरा है अटलांटिक, तीसरा है इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर, पाँचवाँ चौथा दक्षिणी महासागर और छठा कौन-सा है? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर, तो हमने इसके बारे में बताया था। अब एक बात समझिए ये महासागर क्या है कि तो जल का
बहुत बड़ी जलराशि एक साथ होती है, उसको महासागर बोलते हैं। और किसी महासागर को पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए उसको कई अलग-अलग भागों में बाँटते हैं, जिसमें सागर भी हो सकते हैं छोटे-छोटे, खाड़ी भी हो सकती है वहाँ पर है, गल्फ भी हो सकती है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल में हिंद महासागर की बात करें, यहाँ पर 2 नाम आपने खूब सुना होगा, एक बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और ती दूसरा कौन-सा है? अरेबियन सी, अरब सागर। ये दोनों किसके भाग हैं? ये दोनों हिंद महासागर का भाग है। तो ऐसे ही हमें इसमें ये देखना है कि दुनिया में कौन-कौन से महासागर यहाँ पर इसमें बने हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे इसमें, कौन-कौन से महासागर इसमें हैं और कौन-कौन से महाद्वीप। यहाँ पर देखेंगे आप तो प्रशांत महासागर आपको देखने मिलेगा, यहाँ पर प्रशांत महासागर देखने को मिलेगा। यहाँ पर अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक है। उत्तरी-दक्षिणी का कॉन्सेप्ट क्या है? भूमध्य रेखा से उत्तर में है तो उत्तरी अटलांटिक है और भूमध्य रेखा के दक्षिण में है तो दक्षिण अटलांटिक है। इसके पूर्व में जाएँगे तो आपको हिंद महासागर देखने को मिलेगा और फिर यहाँ पे मिलेगा आपको प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर 2 क्यों हैं? तो 2 प्रशांत महासागर नहीं हैं। हम ये जानते हैं कि हम मैप पर देख रहे हैं, अगर हम ग्लोब पर देखेंगे, तो ये दोनों साथ में आपको देखने को मिलेंगे। तो 3 हमने बता दिया। फिर यहाँ पर आर्कटिक महासागर, नीचे क्या है? दक्षिणी महासागर। तो टोटल कितने महासागर हो गए? टोटल 5 महासागर हो गए। इसमें मैंने आपको बताया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो टोटल 5 महासागर। अब हम देखते हैं कि 5 महासागर में उसके कौन-कौन से सागर हैं। सबसे पहले प्रशांत महासागर को देखते हैं। प्रशांत महासागर के 2 सागर बड़े-बड़े यहाँ पर हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं। एक तो है इसमें पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर। पूर्वी चीन सागर, दक्षिण चीन सागर किसका भाग है? तो प्रशांत महासागर का भाग है। ऐसे ही हम देखते हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी किसका भाग है? तो हिंद महासागर का भाग है। साथ में ही लाल सागर देखते हैं। तो लाल सागर जो है वो अरब सागर से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक जलसंधि है इस जगह पर, इस जगह जलसंधि है, जलसंधि का क्या नाम है? तो बाब अल मंडेब जलसंधि है जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है। तो लाल सागर और अरब सागर से जोड़ने वाली जो जलसंधि है वो कौन-सी है? वो है बाब अल मंडेब जलसंधि। कौन-सी जलसंधि है? बाब अल मंडेव जलसंधि है। ठीक है? ध्यान रखिएगा इस बात को। तो हमने प्रशांत महासागर के बारे में देख लिया, हिंद महासागर के बारे में देख लिया। यहीं पर देखते हैं जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर में कैरिबियन सागर देखने को आपको मिलेगा यहाँ पर। और ये जो दिखाई दे रही है, स्ट्रक्चर दिखाई रही है, मेक्सिको की खाड़ी। ये कौन-सी खाड़ी है? तो मेक्सिको की खाड़ी, मेक्सिको की खाड़ी। तो ध्यान रखिएगा इसमें 2 चीज़ें, एक तो मेक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर किसका हिस्सा हो गया? तो अटलांटिक महासागर का हिस्सा हो गया। कौन-सा अटलांटिक? उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा हो गया। तो इसमें हमने आपको बताया कि जो प्रशांत महासागर है, उस प्रशांत महासागर में 2 चीज़ें कौन-कौन सी? पूर्वी चीन सागर, दक्षिण चीन सागर। पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर, ये किसका हिस्सा है? प्रशांत महासागर। दक्षिणी चीन सागर, प्रशांत महासागर का हिस्सा है। अटलांटिक का एक तो कैरेबियन सी, कैरेबियन सागर और यहाँ पर मेक्सिको की खाड़ी, मेक्सिको की खाड़ी। इतनी बातें हमने समझ ली। तो ये हमने महासागर के बारे में देखा। अब देखते हैं कि जो महाद्वीप है उसमें कौन-कौन सी नदी है, कौन-कौन से वहाँ पर झील है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक तरफ से। देखिए, सबसे पहली बात अगर करें हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आप देखेंगे तो कुछ झीलें आपको मिलेंगी कनाडा में, कुछ झीलें मिलेंगी अमेरिका में यानी कि यूएसए में और कुछ झीलें अमेरिका और यूएसए के बीच में। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं ऊपर कनाडा की बात करते हैं, तो कनाडा में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कि इसमें ग्रेट वियर है, ग्रेट स्लेव है, विनिपेग है यहाँ पर। तो 3 ये झीलें ऐसी हैं जो कि कहाँ पर हैं? कनाडा में। कनाडा में कौन-कौन सी झीलें हैं? तो ग्रेट वियर, ग्रेट स्लेव और विनिपेग कहाँ पर है? तो कनाडा में है। ये कनाडा में स्थित झीलें हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जगह पर 5 झीलें हैं, इनको बोलते हैं ग्रेट लेक्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? ये हैं ग्रेट लेक्स, महान झीलें, ग्रेट लेक्स यानी कि महान झीलें।
महान झीलों में कौन-कौन सी आती हैं? तो सबसे पहले आती है सुपीरियर। पहली कौन सी आती है यहाँ पर? तो सुपीरियर। सुपीरियर। फिर उसके बाद कौन सी आती है? मिशिगन। तीसरे नंबर पर ह्यूरॉन। ह्यूरॉन। फिर इरी। और उसके बाद में कौन सी आती है? ओंटारियो। उसके बाद में ओंटारियो आती है। तो ये जो अमेरिका की 5 झीलें हैं, अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिका की 5 झीलें, इनको ग्रेट लेक्स बोलते हैं। अब यहाँ पर सुपीरियर झील के बारे में जानते हैं, सुपीरियर झील क्या है? ये विश्व की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की। विश्व की सबसे बड़ी झील है, या ये ले सकते हैं विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। जितनी भी झीलें मैंने पाँचों बताई, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो, मैंने 5 बताई। पाँचों ये 4 इसमें जो 5 हैं, ये यूएसए और कनाडा के बीच में है। लेकिन यहाँ पर जो ह्यूरॉन है, ये जो मिशिगन है, ये केवल और केवल, ये केवल कहाँ पर है? तो ये केवल यूएसए में है। मतलब कि इसकी जो सीमा है, वो सीमा कनाडा से टच नहीं करती है। कहाँ पर रहती है? कंप्लीटली यूएसए में है। बाकी बची 4 यूएसए और कनाडा के बीच में स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं अमेरिका में एक और झील है जिसका नाम है ग्रेट साल्ट लेक। ये फ्रेश वाटर लेक नहीं है, ये कैसी है? साल्टी लेक है, यानी सलाइन वाटर इसमें पाया जाता है। तो हमने इसमें देख लिया कि जो झील है यहाँ पर है। इसके बाद साउथ अमेरिका में कोई बड़ी झील यहाँ पर अभी इसमें नहीं है। लेकिन अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप हैं कि यहाँ पर एक झील पाई जाती है, टीटीकाका। कौन सी झील यहाँ पे मिलेगी? टीटीकाका। टीटीकाका झील पाई जाती है, जो कि बोलिविया और पेरू के बीच में है। यहाँ पर देखते हैं जो विक्टोरिया झील है आपको देखने को मिलेगी, ये अफ्रीका में है। इसके साथ-साथ में विक्टोरिया झील यहाँ पर है। यहाँ से नील नदी का उद्गम होता है, अभी आगे देखेंगे इसमें। तो इसमें इस मैप में इतनी इम्पोर्टेंट झीलें थी। हम एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे झीलों का, जिसमें पूरी दुनिया की झीलें दिखेंगे। वहाँ पे कौन-सी झील महाद्वीप में है और किन-किन देशों से सीमा बनाती है, उसको हम आगे वहाँ पे देखेंगे। अब कुछ नदियाँ देख लेते हैं। देखिए नदियों में यहाँ पर है मिसिसिपी, मिसौरी नदी। ये मिसिसिपी मिसौरी नदी कहाँ पर है? तो ये नॉर्थ अमेरिका में है, यूएसए में है। और ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तो मुहाना बनाती है मेक्सिको की खाड़ी में। इसके बाद अमेज़न नदी की बात करेंगे। अमेज़न नदी हम और आप सबको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। मतलब ये जो नदी है, ये लार्जेस्ट लेक है। मतलब कि विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और यहीं पर कौन से वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। भूमध्य रेखीय सदाबहार वन यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अफ्रीका की, तो अफ्रीका में हमें नाइजर नदी देखने को मिलती है, जो कि पश्चिम अफ्रीका में है और ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना यहाँ पर बनाती है। इसके साथ-साथ ये देखें नील नदी के बारे में हमें पता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? वो है नील नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम विक्टोरिया झील से होता है, मुख्य रूप से विक्टोरिया झील से होता है। हालाँकि इसका उद्गम 2 जगह से होता है, टाना लेक और विक्टोरिया लेक, लेकिन मुख्य रूप से हम कहाँ देखते हैं? विक्टोरिया लेक से होता है। और इस मुहाना कहाँ बनता है? भूमध्य सागर में मुहाना बनता है इसका। इसी तरीके से हम देख सकते हैं यूरोप में एक दानुबी नदी है, जो कि यूरोप में प्रवाह इसका होता है। इसके बाद हम इंडिया में देख सकते हैं, हम बोलते हैं एशिया में देख सकते हैं, यहाँ पर है ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी, जो कि अपना मुहाना कहाँ बनाते हैं? बंगाल की खाड़ी पर हम मुहाना बनाते हैं। चाइना में यानी एशिया में एक नदी देख सकते हैं, इसको बोलते हैं होंगहो नदी, ये कहाँ पर आती है? पूर्वी चीन सागर में। यहाँ पर पोहई की खाड़ी है, जिस जगह पर पोहई की खाड़ी यहाँ पर मुहाना बनाती है। यानी यहाँ पर पीला सागर भी है। ये कह सकते हैं कि जो होंगहो नदी है वो येलो सी या पोहई की खाड़ी या पूर्वी चीन सागर में अपना मुहाना बनाती है। अंड यहाँ पर भी एक और रिवर है जिसको बोलते हैं कांगो।
नदी फिर यहाँ पर है ऑरेंज रिवर, कांगो नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तो हिंद महासागर में बनाती है और ऑरेंज रिवर अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तो दक्षिण अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है। इसके साथ-साथ में देखते हैं तो ये डार्लिंग नदी है, डार्लिंग नदी का मतलब क्या है कि डार्लिंग नदी कहाँ पर है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी, सबसे लंबी, सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन-सी है? डार्लिंग नदी यहाँ पर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसमें देख लिया कि जो विश्व के प्रमुख झीलें, समुद्र और नदियाँ थी उसके बारे में देख लिया। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं, जो अगला टॉपिक है वो है जल का वितरण। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर मतलब कि कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन सा कितना जल है। तो हमने आपको बताया था कि पूरी दुनिया में लगभग 2 तिहाई भाग पर पानी है, मतलब लगभग 71% पर जल है, जल का वितरण है। और उसमें भी आप देखेंगे कि जितना जल है उसका लगभग 97% जो 97.3% जो पानी है, वो पानी कहाँ पर है? वो पानी ओशन में है, महासागर में। अब यहाँ पर एक बात और समझिएगा, जो जल है उसको 2 तरीके से हम क्लासिफ़ाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं कि एक तो होता है फ्रेश वाटर लेक मतलब कि लवण वाटर फ्रेश वाटर लेक सॉरी लेक नहीं होगा, फ्रेश वाटर होगा, लवण होगा। दूसरा होता है लवणीय, जिसमें NaCl सोडियम क्लोराइड और नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है? इसको बोलते हैं सलाइन वाटर या साल्ट वाटर। इसको साल्ट वाटर बोल सकते हैं या सलाइन वाटर भी बोल सकते हैं। तो जल में 2 चीज़ें हैं, लवण जल और लवणीय जल। लवण जल का मतलब फ्रेश वाटर मतलब इसमें NaCl की मात्रा काफ़ी कम होगी और लवणीय जल का मतलब इसमें NaCl की मात्रा ज़्यादा होगी। लवणता का मतलब क्या होता है? लवणता का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर 1000 ग्राम पानी है, 1000 ग्राम पानी जल में कितने ग्राम NaCl अवेलेबल है, उसमें प्रेज़ेंट है। जैसे एग्ज़ाम्पल में कि 1000 ग्राम पानी है, इसमें 35 ग्राम अगर NaCl है तो उसकी लवणता होती है और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लवणीय झील है, जहाँ जो सबसे ज़्यादा साल्ट वाटर लेक है वो कौन-सी है? तो यहाँ पे देखेंगे मृत सागर दुनिया के सबसे जो खारी झील है वो कौन-सी है? मृत सागर है। जो समुद्र है, समुद्रों का यानी महासागर है, महासागरों का जो औसत लवणता होती है वो कितनी होती है? 35 अ, भाग प्रति हज़ार ग्राम होती है, जो लवणता होती है महासागरों की वो। यहाँ पर हम देख रहे थे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है तो महासागर में कितना है? तो 97.3% है। इसके बाद ये तो कैसा हो गया? तो अच्छा, जो महासागरों में जल है वो कैसा है? वो जल सलाइन जल है, सलाइन वाटर मतलब कि साल्ट वाटर। लवणीय जल है। तो हमारे किसी काम का है नहीं, हमारे किसी काम का है कि नहीं का मतलब है कि हम उसका यूज़ तो सीधा कर नहीं पाएँगे। उसके बाद चाहे हम आइस कैप्स में देखें, हम ग्राउंड वाटर में देखें, फ्रेश वाटर लेक्स में देखें, इनलैंड सीज़ में देखें, साल्ट लेक्स देखते हैं, एटमॉस्फेयर देखते हैं, रिवर देखते हैं। अच्छा साल्ट लेक क्या है कि यहाँ पर भी जो नमकीन झीलें होती हैं, जैसे आपने इंडिया के बारे में देखा होगा, जैसे वो दुनिया के अलग-अलग क्षेत्रों में देखा होगा, कैस्पियन सागर के बारे में जानते होंगे, वो सब कैसे हैं, लवणीय झीलें यहाँ पर हैं। तो जो पानी का सबसे बड़ा भाग है, जो वाटर का सबसे बड़ा पार्ट है, वो कहाँ पर ओशन में, वो कैसा है, लवणीय है, सलाइन है। तो सबसे इसको क्रम में ध्यान रखिएगा, तो पहला कैसा है, महासागरीय तो एग्ज़ाम में कभी नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल है कि सर्वाधिक मात्रा में जल कहाँ पाया जाता है, तो महासागरों में पाया जाता है, लवणीय है। लेकिन उसके बाद की चीज़ें पूछी गई हैं। मैंने आपको पहला क्वेश्चन भी दिखाया था अभी, जिसमें यही चीज़ें थी। तो अगर इसको हम छोड़ देते हैं यहाँ पर हैं, हटा देते हैं, तो उसके बाद में कहा था आइस कैप्स मतलब बर्फ छत्रक में कितना है, 2% के आस-पास में और ये कैसा है, ये फ्रेश वाटर है यहाँ पर। उसके बाद ग्राउंड वाटर देखेंगे तो वो कैसा है? ये भी फ्रेश वाटर है। फिर झीलों में देखेंगे, झीलें 2 प्रकार की होती हैं, जो साल्ट लेक वो मतलब सलाइन लेक होती हैं, फ्रेश वाटर लेक होती है। तो फ्रेश वाटर लेक में कितना पानी है? तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेश वाटर लेक और जो स्थलीय समुद्र है, इनलैंड सीज़ उसमें कितना पानी है यहाँ पर? 0.009 फिर यहाँ पर कितना है 0.068 2.0% के आसपास मान सकते हैं। नमकीन झीलों में कितना है? तो ये 0.009 वायुमंडल में कितना है तो 0.0019 और जो रिवर हमें कितना है 0.0001 तो टोटल मिला दें कितना हो जाएगा 100%। तो यहाँ से क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा क्योंकि ये तो बड़ा सिंपल है, तो यहाँ से क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। क्वेश्चन इसके नीचे से आएँगे तो 2 बार पूछा भी जा चुका है, हो सकता है आगे चल कर के इनसे क्वेश्चन आगे पूछा जाए। तो हमें फिर से याद कर लेना है, सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पर महासागर में, तो आपको पता है। फिर उसके दूसरे नंबर पे कहाँ पे है? आइस कैप्स मतलब जो बर्फ छत्रक होते हैं वहाँ पर है। उसके बाद ग्राउंड वाटर में फिर जो फ्रेश वाटर लेक हैं और इनलैंड सीज़ है वहाँ पर है। उसके बाद में साल्ट लेक्स हैं, उसके बाद में एटमॉस्फेयर, उसके बाद में क्या हो जाएगा रिवर। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा यहाँ पर कि किस तरीके से पानी
दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में, दुनिया में अलग-अलग जो वाटर बॉडीज़ हैं, वहाँ पर क कितना है। अब बात करते हैं कि जो ये टॉपिक इतना ही था। अब बात करते हैं जो जल है। मैंने बताया था जो अ, झील होती है और जो तालाब होता है, उसका पानी कैसा होता है, उसका पानी स्थिर होता है, मतलब शांत होता है, उसमें कोई हलचल नहीं होती है। लेकिन जो महासागर है, महासागर के जल में स्थिरता नहीं, वो किसी न किसी फॉर्म में उसमें पानी बहता ही रहता है। जैसे उसके परिसंचरण उसको बोलते हैं, पानी जो गति होती है तो उसको परिसंचरण बोलते हैं। अब यहाँ पर 3 तरीके की गति होती है। पहली तो बोल सकते हैं तरंगे मतलब वेव्स जो होती हैं वो, फिर यहाँ पर टाइड और यहाँ पर ओशनिक करंट्स, ओशनिक करंट, ओशनिक करंट्स की बात करते हैं, राइट? तो 3 तरीके की गतियाँ यहाँ पे मिलेंगी, तरंगे, ज्वार-भाटा और महासागरीय धाराएँ। तो पहले हम तरंगों के बारे में देख लेते हैं, फिर ज्वार-भाटा के बारे में देख लेंगे, फिर इसका देख लेंगे महासागरीय धाराएँ और ये जो महासागरीय धाराएँ हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी इसमें क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जो तरंगे होती हैं उनके बारे में। अब तरंग यहाँ पर देखिए बना हुआ एक मैंने पिक्चर लगाया हुआ है इसमें, तो ये तरंग है। सुनामी बोल सकते हैं हम, सुनामी बोल सकते हैं तरंग। तो सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि वाटर बॉडी, अब इस तरंग समझना बहुत ईज़ी, तरंग समझने का मतलब क्या हुआ? कुछ इस तरीके से, तो जलीय सतह, जैसे एग्ज़ाम्पल में मान लीजिए कि यहाँ पर इस तरीके से कोई तालाब है, पानी भरा हुआ है यहाँ पर पानी भरा हुआ है ऐसे, ठीक है? पानी भरा हुआ है इसमें। तो होता क्या है, ये हवा चलती है, हवा जब ऊपर ये जो सतह यहाँ पर है, ये, इसको जब स्पर्श करती है तो इसमें गति उत्पन्न होती है। तो ये कुछ पानी इस तरीके से हिलने लगता है, ऊपर-नीचे, अप डाउन होने लगता है ये, अप डाउन होने लगता है। इस तरीके से अप डाउन होता है। जैसे सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि जब हम तालाब में तालाब का पानी शांत होता है, उसमें हम कंकड़ फेंक देते हैं या कुछ फेंक देते हैं, तो पानी ऊपर नीचे हिलने लगता है। ये जो ऊपर नीचे हिल रहा है, तो पूरे तालाब का पानी नहीं हिल रहा है, वो जो सतह है ऊपर की, वो ऊपर के अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन हो रही है। तो उसको क्या बोलते हैं? तरंग। यानी तरंग किसको बोलते हैं? पवनें, हम जो तरंगे हमने बताया, तरंगे क्या होती है? पवन के प्रभाव से जो समुद्र के सतह पर गति उत्पन्न होती है, उसको क्या बोलते हैं? तरंगे। इसी में एक चीज़ आती है, इसको सुनामी बोलते हैं। देखिए, सुनामी की जब बात करते हैं, तो सुनामी भी तरंगे होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हैं, उसकी ऊँचाई भी बहुत ज़्यादा, थोड़ा डिटेल में समझते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी बार इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। इसको सुनामी बोलते हैं। अब एक बात समझिएगा, सुनामी है, ये जापानी भाषा का शब्द है। जापानी भाषा का शब्द, और ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, सु प्लस नामी। देखिए, सु का मतलब है बंदरगाह, 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 और नामी का मतलब होता है लहर। मतलब ये हुआ बंदरगाही लहरें, इसका मतलब क्या निकल जाएगा? मतलब निकलता है बंदरगाही लहरें, बंदरगाही लहरें। और ये जो लहरें हैं, ये लहरें एक श्रृंखला के रूप में उत्पन्न होती हैं, मतलब लगातार उत्पन्न होती हैं, के रूप में उत्पन्न होती हैं। तो सवाल बनता है कि क्या ये भी पवन के प्रभाव से बहती है? नहीं। देखिए, पवन के प्रभाव से इतना तो उसमें एनर्जी नहीं होती कि पानी को बहुत तेज़ी से गति दे देंगे। हाँ, ये है कि सतह जो पानी है वो हिलने लगेगा, वो ठीक है। लेकिन बहुत गति नहीं आएगी। तो सुनामी का कारण क्या हो सकता है? तो सुनामी का जो बहुत कॉमन कारण है, मतलब जो कॉमन कॉज़ है वो क्या है? वो है कि भूकंप। जब समुद्र में, ये कह सकते हैं जैसे समुद्र है यहाँ पर, ये पानी इसमें भरा हुआ है। जब यहाँ पर भूकंप आएगा, भूकंप आने का मतलब है जब यहाँ पर भूकंपी तरंगें इसको हिट करेंगी, तो पानी में बहुत हलचल होगी। जब हलचल होगी तो उससे क्या होगा? तरंगियों में एनर्जी प जल को तरंग जो एनर्जी मिलेगी, तरंगें बनेंगी, तरंगें आगे बढ़ेंगी। जितना ज़्यादा तेज़ी से भूकंप आएगा, उतना ही ज़्यादा भयानक सुनामी भी आएगी। जैसे आपने एग्ज़ाम्पल जानते होंगे, 2004 में जो सुनामी आई थी, तो वो हिंद महासागर में आई थी। क्यों आई थी? तो आपको पता होगा कि जो सुमात्रा है, वहाँ पर सुमात्रा
कि जो क्राकाटाओ ज्वालामुखी है, वो जो विस्फोट हुआ था, तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि बहुत तेज़ी से सुनामी आई थी, जिसमें हज़ारों लोगों की मृत्यु हुई थी, उससे भारत भी प्रभावित हुआ था और इसमें जो हम भारत का दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट भी इसमें क्या हो गया था, सबमर्ज हो गया था। ठीक है? तो क्या कारण हो सकते हैं सुनामी के? सुनामी का जो कारण हो सकता है, वो पहला कारण क्या है? अगर हम कारण को देखें, तो कारण क्या हो जाएँगे? ज्वालामुखी उद्गार, वोल्केनो हो सकता है, जो हमने बताया। ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जैसे एग्ज़ाम्पल में क्या हो जाएगा 2004 हिंद महासागर में हिंद महासागर में जो सुनामी आई थी जिसमें लाखों हज़ार लोग मारे गए थे। दूसरा क्या होता है भूकंप, भूकंप का मतलब हुआ कि जो अर्थक्वेक है उसकी वज़ह से उसमें हलचल होने लगती है। तीसरी बात यहाँ दी थी प्लेटों के किनारों में अभिसरण, प्लेटों के किनारों में अभिसरण और चौथी चीज़ समुद्र की तली में उभार या अवतलन, उभार या अवतलन ये भी हो सकता है। तो इन सब की वजह से सुनामी आती है और सुनामी जब आती है तो बहुत सा नुकसान करती है। ठीक है? और जापान में तो हमें पता है कि अक्सर सुनामी आती रहती है। सुनामी में स्पीड बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा विनाशकारी घटनाएँ होती हैं उसमें, जन-धन की बहुत ज़्यादा हानि होती है। करेक्ट? तो अच्छा ये एक बात यहाँ पर समझिएगा कि जो ये लहरें हैं, ये क्या बहुत धीरे-धीरे आती है? तो नहीं, ये कह सकते हैं कि अचानक आती हैं, अचानक। मतलब कि ये बोल सकते हैं इसमें है कि जो लहरें हैं, ये अचानक परिवर्तन होता है इसमें। मतलब समुद्र पूरा शांत है और समुद्र में एकदम से लहरें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हैं और नुकसान करती हैं। तो अचानक उत्पन्न होती हैं, अचानक उत्पन्न करती हैं। तो सुनामी के बारे में हमने देख लिया। दूसरा आता है यहाँ पे ज्वार-भाटा। देखिए, ज्वार-भाटा की जब बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? जल का ज्वालामुखी ज्वार-भाटा में क्या है कि जो पृथ्वी है और चंद्रमा और सूर्य, इनमें तीनों का जो बल एक साथ काम करता है, उसी से ज्वार-भाटा आता है। तो पहली बात ये है, जो ज्वार-भाटा का जो अध्ययन है, वो हम टीडोलॉजी में करते हैं। इसमें ज्वार-भाटा का अध्ययन करते हैं। अब ये अगर मान लेते हैं सूर्य यहाँ पर है, सन है, फिर पृथ्वी है और इसी का चक्र पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है? तो चंद्रमा लगा रहा है। ठीक है? पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है? तो चंद्रमा लगा रहा है। तो जो बल पृथ्वी पर काम कर रहा है, सूर्य का और चंद्रमा का, उस बल की वजह से पानी में खिंचाव उत्पन्न होता है, मतलब पानी खिंचता है, जिसको ज्वार-भाटा कहते हैं। मतलब कि जब सागर का जल ऊपर बढ़ता है, उसको ज्वार कहते हैं और जब पीछे हटता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको भाटा बोलते हैं। अब कभी-कभी क्या होता है, पानी जो जल है सागर का ज़्यादा ऊपर उठ जाता है, उसको हाई टाइड बोलते हैं, उच्च ज्वार बोलते हैं। और जब पानी ज़्यादा नहीं खींच पाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? निम्न ज्वार बोलते हैं। ऐसी कंडीशन कब होती है? तो जो हाई टाइड होता है, ये तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही क्रम में हों, मतलब एक साथ एक सीधी लाइन में हो, उसको सिजगी बोलते हैं, तब क्या होता है? हाई टाइड आता है। लेकिन जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सीधे 180 डिग्री या सीधे में ना होकर के ये 90 डिग्री पर होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो बल होता है वो विपरीत काम करने लगता है। जब बल विपरीत काम करता है, तो उसमें क्या होता है, लो टाइड आता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ज्वार-भाटा क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं कि ज्वार-भाटा में कि सूर्य, चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल, आकर्षण बल के कारण
बल के कारण सागरीय जल के सागरीय जल के ऊपर उठने को ऊपर उठने तथा नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है। तो जब सूर्य और चंद्रमा का बल जब सूर्य और चंद्रमा का बल पृथ्वी पर लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी ऊपर उठता है या पानी में खिंचाव होता है, तो उसको ज्वार भाटा कहते हैं। या पानी नीचे आता है तो दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, ज्वार भाटा बोलते हैं। अब यहाँ पर दो मैंने बताई, उच्च ज्वार भाटा, उच्च हाई टाइड और लो टाइड। हाई टाइड लो टाइड का मतलब मैंने आपको पहले बताया। जब सिजगी की स्थिति होती है, सिजगी की स्थिति का मतलब ये होता है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीध में हो, एक ही सीध में हो। और ये कब होते हैं, तो पूर्णिमा और अमावस्या में होते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या में होते हैं। अब यहाँ पर एक बात और कंफ्यूजन में हो सकती है कि यहाँ पर देख सकते हैं, इन दोनों कंडीशन को सिजगी बोलते हैं। इन दोनों को कंडीशन क्या बोलते हैं, सिजगी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीध में है। लेकिन आप देख रहे होंगे, एक बार पहले में क्या है कि जो सूर्य है, तो चंद्रमा, सूर्य तो फिक्स हो गया, चंद्रमा बीच में आता है, दूसरे में पृथ्वी बीच में आती है। ध्यान रखिएगा, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होगा, उसको युति बोलते हैं, और इसको वियुति बोलते हैं। सिजगी में दो कंडीशन होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, युति और वियुति। क्या होती हैं, युति और वियुति। ये कंडीशन कौन सी है, युति, और ये है वियुति। और इन दोनों को क्या बोलते हैं, इनको को बोलते हैं सिजगी। तो इसी में क्या होता है, हाई टाइड आता है। अब इसकी अगर बात करें हैं, तो लो टाइड किसमें होता है, लो टाइड तब होता है जब चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी के बीच में 90 डिग्री का, यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो लो टाइड आता है, लघु ज्वार आता है। और ये कब होता है, तो इसमें क्या होता है, जब 90 डिग्री कोण बनता है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में। कैसा कोण बनता है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में कैसा होता है, समकोण होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, तो समकोण होता है तो लो टाइड बनता है। ये कब होता है, जैसे मैंने बताया कि जो हाई टाइड है वो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आता है, तो लो टाइड कब बनता है, प्रत्येक महीने की सप्तमी या अष्टमी को। प्रत्येक महीने की सप्तमी या अष्टमी को, सप्तमी या अष्टमी को। तो लो टाइड, हाई टाइड हमने जान लिया। अब सवाल है कि इसका क्या फ़ायदा होता है, हमें क्या फ़ायदा होता है? देखिए, जो ज्वारभाटा होता है, इसके कई सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं कि इससे जो नेविगेशन है उसमें हेल्पफुल होता है, नेविगेशन में फ़ायदा होता है। नौ संचालन, मछली पकड़ने में, और तीसरी चीज़ यहाँ पर जो होगी वो है विद्युत ऊर्जा में सहायक। विद्युत ऊर्जा में सहायक, विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करने में सहायक होती हैं। तो ये 3 चीज़ें ज्वारभाटा से होती हैं, जिसको हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है?
अब इसके बाद बात करते हैं महासागरीय धाराएँ। देखिए जो महासागरीय धाराएँ होती हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा इसमें क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, ठीक है? तो महासागरीय धाराएँ क्या होती हैं? देखिए, जब महासागर का जल, ज़्यादा मात्रा में जल, एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं महासागरीय धाराएँ। जब जब महासागर का जल एक निश्चित सीमा के अंतर्गत एक निश्चित दिशा में तीव्र गति से तीव्र गति से प्रवाहित होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे महासागरीय धाराएँ महासागरीय धाराएँ बोलते हैं। अब इसके बहने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उन बहुत सारे कारणों में जो एक मुख्य कारण है वो जो स्थायी पवनें हैं उनके द्वारा। स्थायी पवनों के द्वारा, ठीक है? अब पहली बात, दूसरी बात, ये जो महासागरीय धारा है इनकी दिशा तो निश्चित होती है। ये पवनें, ये धाराएँ जो होती हैं, वो जैसे स्थल पर नदी होती है, नदी बहती है, कुछ उसी तरीके से बहती है। मतलब कि ये नदी की तरह बहती हैं। नदी का भी निश्चित मार्ग होता है, जिस पे चलती हैं, तो ये नदी की तरह सागरों में नदी की तरह जो होती हैं, बहती हैं। अब पानी के नेचर के बेसिस पे 2 प्रकार की होती हैं। या तो ठंडी जलधारा होती है या गर्म जलधारा होती है। कौन-सी जलधारा होती है? या तो ये ठंडी जलधारा होती है या कौन-सी होती है? गर्म जलधारा होती है। ठंडी और गर्म का कॉन्सेप्ट क्या है? पानी हल्का-सा ठंडा होगा यहाँ पर ज़्यादा थोड़ा गर्म होगा। तो मोटा-मोटा ये देख लेते हैं जो विषुवत रेखा के पास में, इक्वेटर के पास में है। विषुवत रेखा के पास की जो धाराएँ हैं वो कैसी हैं? वो गर्म जलधारा हैं और जो ध्रुवों से उत्पन्न, ध्रुवों के साइड से मतलब कि बोल सकते हैं आर्कटिक या अंटार्कटिक सर्कल के आसपास में जो धाराएँ उत्पन्न होती हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको ठंडी जलधारा बोलते हैं, ठीक है? ध्रुवों से उत्पन्न होती हैं, ध्रुवों से उत्पन्न होती हैं। उत्पन्न होती है, इनको क्या बोलते हैं? ठंडी गंगा। हमें इस डायग्राम ये जो यहाँ पे मैप बना हुआ है, इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर जो रेड कलर से हैं वो कोषण मतलब गर्म जलधारा है, जो ब्लू कलर से हैं, नीले रंग से हैं वो कैसी हैं? तो वो ठंडी जल धाराएँ हैं यहाँ पर। तो हम देखते हैं जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के आस-पास यहाँ पर इक्वेटर के आस-पास देखते हैं, जो भी जलधाराएँ हैं वो जलधाराएँ कैसी हैं? वो सब गर्म जलधारा हैं और ऊपर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, इस साइड में देखते हैं यहाँ पर, तो ये जो धाराएँ हैं ये कैसी हैं? ये ठंडी जल की धारा है। अब यहाँ पर एक बात और है, जब कभी ठंडी और गर्म जलधाराएँ आपस में मिलती हैं, तो वहाँ पर अ, मछली मछली उत्पादन ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा उत्पादन? क्योंकि वहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन बढ़ते हैं, जब फाइटोप्लैंक्टन बढ़ते हैं तो मछलियाँ उनको खाने आती हैं और वहाँ पर मछली उत्पादन का काम अच्छा होता है। यानी ये बोल सकते हैं कि ठंडी और गर्म जलधाराएँ जहाँ पर होती हैं, वहाँ पर मछली उत्पादन होता है। तो 2 प्रकार की मैंने धाराएँ बता दी, ठंडी और गर्म जलधारा। इसमें एक बार मैप में आप ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्ज़ाम्पल देखते हैं, कैलिफ़ोर्निया की धारा, कैनरीज़ धारा, वेनेजुएला, फ्लोरिडा, हम्बोल्ट, पश्चिम ऑस्ट्रेलियन, ये सब कैसी धाराएँ हैं? ये सब ठंडी जल धाराएँ हैं। यहाँ पे देख सकते हैं गल्फ स्ट्रीम हो गया, हिरोशियो हो गया यहाँ पर, ब्राज़ीलियन हो गया, ये इसके साथ-साथ में देखते हैं हम तो औग्लास धारा, ये सब गर्म धाराएँ हैं। तो क्या इसका प्रभाव है धाराओं का? प्रभाव की बात करते हैं तो प्रभाव सकारात्मक भी है
और प्रभाव नकारात्मक भी है। जब सकारात्मक प्रभाव की बात करते हैं, तो सकारात्मक प्रभाव में मैंने बताया कि मछली उत्पादन के लिए अच्छा है। इसमें मैंने बताया सकारात्मक में क्या होगा, सकारात्मक भी होगा, पॉज़िटिव में क्या होगा, कि जो मत्स्यायन है और नौ परिवहन। दूसरा पॉज़िटिव यहाँ पर क्या हो सकता है, तापमान का वितरण कैसे होता है? जब ठंडी का ज़्यादा रहे, कोस्ट पे पहुँचेंगी, तो वहाँ पर तापमान ठंडा कर देंगी। जब गर्म जलधाराएँ कोस्ट पे पहुँचेंगी, तो वहाँ पर तापमान बढ़ा देंगी। तो तापमान वितरण, मौसमी दशाएँ, मौसमी दशाएँ और इनके साथ-साथ में पर्यटन। नकारात्मक में देखें तो इसमें क्या होता है, जहाज़ों का टकराना, जब कोहरा छा जाता है, दोनों धाराएँ मिलती हैं, तो कोहरा छा जाता है, उससे जहाज़ टकराने की स्थिति बनती है। जहाज़ों का टकराना, ग्लेशियरों का पिघलना, ग्लेशियरों का पिघलना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमने आपको बताई। 11th क्लास से जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप डिटेल में समझेंगे हम, क्योंकि इसमें इतना ही था, बहुत ज़्यादा था नहीं। तो 11th क्लास से एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो उसमें एक-एक महासागर जो धारा है उसके बारे में समझेंगे कि को गल्फ स्ट्रीम क्या है, ये कैसे बनती है, सारी चीज़ें हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, या हम एक अलग से टॉपिक बना देंगे महासागरीय धाराओं के नाम से, उसमें कार्ड भी देखेंगे, उसका प्रभाव देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। तो शुरुआत में हमने इसमें एक क्वेश्चन दिया था, आपको याद होगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा। अब हमारे ख्याल से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कैसा लगा वीडियो? ज़रूर बताइएगा, और इस चैप्टर में इतना ही है। अगला चैप्टर हम चैप्टर नंबर जो 6 होगा, उसको पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद।